एक छोटे से गांव सोनापुर में एक बूढ़ा किसान हरिराम अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। उनके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और सबसे छोटा करण। तीनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू रेखा, मंझली बहू चंदा और सबसे छोटी बहू पूजा। रेखा और चंदा लालची और कामचोर थीं, लेकिन पूजा दिल की बहुत साफ और सेवा करने वाली थी। सुबह सुबह पूजा आंगन में झाड़ू लगाती है, फिर रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है। बेटी पूजा, तू सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। तेरे आने के बाद जैसे इस घर की किस्मत ही बदल गई है। पर पता नहीं किसकी नजर लगने वाली है इस खुशियों को। शांति, बिल्कुल कह रही हो। मेरी छोटी पूजा बहू पर किसी की नजर ना लगे। मेरी बहू कामचोर नहीं है। देखो कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। और ये दोनों रेखा और चंदा पता नहीं कौन सा खानदान से आई हैं कि हम दोनों को तो मेरी सेवा करना ही भूल गया है। जी बाबूजी, इतना मत तारीफ कीजिए हमको, नहीं तो मेरी जेठानी सुन लेगी तो मुझ पर गुस्सा करेगी। इतना कहकर शांति और हरिराम घर से बाहर चले जाते हैं और वहां बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। तभी तीनों बेटे खाना खाकर काम पर निकल जाते हैं। तभी गांव के सरपंच जी हरिराम के घर पहुंच जाते हैं। तीनों आंगन में बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। हरिराम जी, अब उम्र हो गई है, अपनी जमीन जायदाद का फैसला कर लेना चाहिए। हाँ हरिराम, समय रहते सब कुछ साफ साफ बांट दोगे तो आगे कोई झगड़ा नहीं होगा, वरना बाद में बच्चों में फूट पड़ जाती है। आप सही बोल रही हो सरपंच जी। अब मुझे भी इस बारे में फैसला करना ही पड़ेगा। सरपंच जी, आपने सही कहा। अब सिर पर बोझ नहीं रखना चाहिए। सारी जमीन बेटों को बांट देनी चाहिए। ऐसी बातें रेखा और चंदा चुपके से दरवाजे के पास खड़े होकर सुन रही थी। दोनों मन ही मन सोचने लगती हैं, अब तो सारी संपत्ति छोटी पूजा को ही मिल जाएगी। सुनो दीदी, सरपंच जी क्या बोल रहे थे? बाबूजी की नजर में तो हम कामचोर हैं। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो हमें संपत्ति कम मिलेगी। आज से हमें सामने ज्यादा काम करके दिखाना होगा। हाँ, सच कहा तुमने। आज से पूजा को कम करने के लिए काम कहेंगे और हम दोनों ज्यादा काम करेंगे ताकि ज्यादा संपत्ति हमें ही मिले। रसोई घर में छोटी बहू पूजा चाय बनाकर लेकर आ ही रही थी। तभी रेखा तुरंत रसोई घर में पहुंची और चाय व समोसा उठाकर बाहर निकल गई और झूठ बोलने लगी। अम्मा जी, आज हम आप सबके लिए गरम गरम चाय और समोसा बहुत मेहनत और प्यार से बनाए हैं। शांति और हरिराम ये देखकर हैरान रह जाते हैं। शांति मन ही मन सोचती है, बाप रे बाप, ये तो सुबह कभी चाय भी नहीं लाती थी, आज इतनी मीठी कैसे हो गई। वाह हरिराम जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसी सेवा करने वाली बहू हर किसी को नहीं मिलती। बहुत ही संस्कारी है आपकी बहू। उधर रसोई में मंझली बहू चंदा चिकन बना रही थी। चिकन की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। लहसुन, प्याज, अदरक और सारे मसालों की महक से माहौल भर गया था। चंदा मन ही मन बहुत खुश थी। फिर उसने थाली सजाई और बड़े सलीके से बाहर ले आई। अम्मा जी, बाबूजी, आज मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके लिए कुछ खास और अच्छा बनाऊं। आज दिल से बनाया है, आप खाकर बताइए। तभी सासू माँ शांति मन ही मन सोचने लगती हैं, अरे ये वही बहुएं हैं जो एक ग्लास पानी भी नहीं देती थीं और आज सुबह से चाय समोसा लेकर आईं। अब इतना अच्छा खाना भी बनाकर ले आईं। आखिर बात क्या है? अरे छोड़ो ना शांति, हमारी ही तो बहुएं हैं। अच्छी बात है कि अब समय से इतना अच्छा खाना दे रही हैं। चलो दीदी, अच्छी बहू बनने का नाटक तो हो गया, अब थोड़ा सहेलियों के साथ मनोरंजन करके आते हैं। हाँ चंदा, अभी तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। देखना दीदी, धीरे धीरे पूरा घर हमारे इशारों पर चलेगा। इतना बोलकर रेखा और चंदा सहेलियों के घर पर पहुंच जाती हैं और सारी सहेलियां इकट्ठा होकर बातें करने लगती हैं। रेखा, बताओ तुम कैसी हो? सब घर में ठीक ठाक तो चल रहा है ना? क्या कहे सुमित्रा बहन, मेरे घर में तो कुछ आग लगने वाली है। ऐसा क्या हो गया तेरे घर में जो आग लगने वाली है? अरे मेरी देवरानी है ना,
वो सास ससुर की इतनी सेवा करती है कि मेरी सासू माँ शांति उसी की ही तारीफ करती रहती है। और अब वे लोग जमीन बांटने की बात कर रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग तो कम काम करते हैं, इसलिए हमें कम ही मिलेगा। इसी बात से मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? अच्छा, तो ऐसा करो, मैं एक तरीका बताती हूँ जिससे पूरी जमीन जायदाद तुम्हारे हक में हो जाएगी। इतना सुनकर रेखा और चंदा चौंक जाती हैं और मन ही मन सोचने लगती हैं, लगता है हमारी सहेली हमें कोई नया रास्ता बताने वाली है। तुम दोनों बस एक काम करो, अभी से सास ससुर की खूब सेवा दिखाओ, मीठा बोलो, समय पर खाना दो और हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखो। धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लो, फिर देखना जायदाद का बड़ा हिस्सा अपने आप तुम्हारे नाम हो जाएगा। सुन चंदा, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, खासकर अपने अपने पतियों को नहीं, क्योंकि वो माँ के लाडले बेटे हैं। सब कुछ जाकर बता देंगे। थोड़ी देर बाद शांति की गांव की सहेली उसके दरवाजे पर आ जाती है और ध्यान से शांति और उसकी तीनों बहुओं को देखने लगती है। अरे शांति, तुम कैसी हो? तुम्हारी तो 3 बहुएं हैं, दादी कब बनोगी तुम? हाँ हाँ, ठीक कहा आपने। घर में पोता पोती आएंगे तो घर की रौनक और बढ़ जाएगी। ये कहते कहते शांति के चेहरे पर हल्की उदासी छा जाती है। फिर भी वो हंसते हुए सबके साथ बातें करती है और कुछ देर बाद गांव की सारी सहेलियां विदा होकर चली जाती हैं। तभी शांति और उसकी तीनों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं। सच ही तो कह रही थी वे सब। घर में 3 बहुएं हैं, फिर भी मुझे संतान सुख नहीं मिला। अब तो लोग भी बातें बनाने लगे हैं। शांति बहुत सोच में पड़ जाती है और गांव के सबसे बड़े पंडित को बुलवाती है। फिर उन्हें अपनी सारी बात बताती है। पंडित जी, कुछ आप ही बताइए। मेरी 3 बहुएं हैं, लेकिन सबकी गोद खाली है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे आंगन में भी नन्हे मुन्ने खेलें। शांति देवी, भाग्य को बदलना बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरे पास एक उपाय जरूर है। पंडित जी एक लाल कपड़े में कुछ बांध कर लाए थे, जो वे मंदिर से प्रसाद के रूप में लाए थे। उसमें पक्के हुए आम थे, जिन पर कुछ जंतर मंतर किए गए थे। शांति, ये आम अपनी 3 बहुओं को दे दो। प्रसाद समझकर सब मिलजुल कर खा ले। इसे खाने के बाद संतान की प्राप्ति जरूर होगी। पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं बहुत खुश हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो बहुओं, ये आम पंडित जी का आशीर्वाद है। तुम तीनों बहुएं एक साथ बैठकर इसे खाना, तभी इसका फल मिलेगा और तुम सबको संतान सुख प्राप्त होगा। हाँ अम्मा जी, आप टेंशन मत लीजिए। काम निपटाकर हम तीनों बैठकर खाएंगे। सुबह छोटी बहू काम में लगी रहती है। इधर बड़ी और मंझली बहू आम लेकर घर में बैठी रहती हैं और उसे प्लेट में निकाल लेती हैं। अरे, इतना मीठा और रसदार आम है, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। देखते देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। चंदा, हम दोनों सब समझते हैं। चलो इसे अभी खा लेते हैं, ताकि संतान सुख हमें ही मिले। फिर सासू माँ भी हमसे खुश रहेंगी और जायदाद भी हमारे ही नाम कर देंगी। हाँ दीदी, सही कहा तुमने। छोटी पूजा की तो वैसे भी बहुत तारीफ होती है, उसे कुछ नहीं मिलेगा और अगर पूछेगी तो बोल देंगे, कहाँ थी तुम, इतना देर क्यों कर इतना दी? बोलकर दोनों आम खाना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते पूरा आम खा जाती हैं। पूजा के लिए एक भी आम नहीं छोड़ती, सिर्फ प्लेट में आम की गुठली रह जाती है। तभी पूजा आ जाती है। अरे दीदी, मेरे लिए इतना भी इंतजार नहीं किया आपने, पूरा आम खा गई। सासू माँ ने तो कहा था बांट कर खाने के लिए। अब इसमें हमारी क्या गलती है? जब हम बांट कर खाने बैठे थे तब तुम कहाँ चली गई थी? हम दोनों को भी भूख लगी थी, इसलिए खा लिया। और तुम्हें किसने मना किया है? ये आम की गुठली पड़ी है, इसे ही खा लो। पूजा रोते हुए आम की गुठली खाने लगती है। उसे क्या पता कि उसी गुठली में असली प्रसाद छुपा हुआ है। वो रोते रोते उसे खा लेती है। अगले दिन सारा परिवार इकट्ठा बैठा होता है। अरे पूजा,
ऐसी क्यों लग रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? नहीं जी, कुछ नहीं, बस सोच रही थी आज खाने में क्या बनाऊं। पूजा खाना बना रही थी। अचानक उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। तभी पूरा परिवार दौड़ कर आता है और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। फिर डॉक्टर को बुलाकर चेक करवाया जाता है। बधाई हो, बधाई हो। ये सुनते ही रेखा और चंदा चौंक जाती हैं और मन ही मन सोचने लगती हैं, ये कैसे हो गया? आम तो हमने खाया था, इसने तो सिर्फ गुठली खाई थी। सुनो बहुओं, आज से घर का काम तुम दोनों मिलकर करोगी। पूजा अब कोई काम नहीं करेगी। तुम जानती हो ना, अब वो माँ बनने वाली है। इतना कहकर शांति अंदर जाती है और पूजा के लिए दूध लेकर आती है। ले बेटा, ये दूध पी लो, इससे तुम और तुम्हारा बच्चा स्वस्थ रहेगा। माँ जी, आप मुझे इतना मान देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। हाँ बेटा, सब भगवान का दिया हुआ फल है। और इसी के साथ घर में खुशियों का माहौल छा जाता है।